थोड़ी सी समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन उन समस्याओं को पार करते हुए अब हम लोग अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू रख रहे हैं। तो बेसिकली अब डबल वॉइस की जो प्रॉब्लम थी वो भी नहीं आ रही होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब वाइब्रेट हो रही है आवाज। अब ठीक है। चलिए अब ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे के लिए। सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। बेसिकली स्टार्टअप इंडिया सीड फंड ये हमारे जो मिनिस्टर है पीयूष गोयल के द्वारा शुरू की गई। तो हम लोग बात कर रहे थे कि बेसिकली जब भी कोई स्टार्टअप शुरू किया जाता है तो प्रारंभ में उसका रूप एक बहुत ही छोटा सा रूप होता है, एक बीज के रूप में रूप होता है। और जब वही ग्रोथ करता है तो धीरे धीरे उसमें पत्तियां आती हैं, जिस प्रकार से एक पौधे और फिर एक पेड़ का निर्माण होता है। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी स्टार्टअप को इसी प्रकार से सींचने की बात की गई है कि अगर उनकी एंट्री करते समय, अगर उसके विकास के समय उनको फाइनेंशियल हेल्प दे दी जाए, उनको मार्केटिंग में, उनके कॉमर्शलाइजेशन में, उनके प्रोटोटाइप के डेवलपमेंट में अगर हेल्प की जाए तो निश्चित रूप से वो सारी चीजें काफी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इससे उन्हें काफी लाभ भी मिल सकता है। तो बेसिकली स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को क्यों चालू किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को चालू करने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य था है हमारे देश में भी नए नए स्टार्टअप तैयार हो और उसके साथ साथ हमारे देश में नए प्रोडक्ट का जनरेशन हो, क्योंकि हम लोगों को स्किल इंडिया डेवलपमेंट पे काम करना है, मेक इन इंडिया कैंपेन पे काम करना है, और आत्मनिर्भर भारत। स्किल इंडिया पे काम करना है, मेक इन इंडिया पे काम करना है और आत्मनिर्भर भारत। देखिए स्किल इंडिया से क्या होगा, जब भी कोई स्टार्टअप का जनरेशन होता है, एक आदमी अकेले स्टार्टअप को नहीं कर सकता, एक पूरी टीम लगती है, एक पूरी कंपनी खड़ी होती है, और जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है नंबर ऑफ पर्सन उसके अंदर ऐड होते जाते हैं। तो जितने ज्यादा लोग लगेंगे उनके पास जॉब्स आएंगे, और जॉब्स आएंगे तो निश्चित रूप से स्किलफुल होगा इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब है जो भी प्रोडक्ट इंडिया में बन रहा है वो मेक इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत बनेगा, क्योंकि भारतीय प्रोडक्ट होगा। और आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि अगर उस प्रोडक्ट के लिए हम लोग दूसरे देशों पर निर्भर थे तो अब दूसरे देशों की जगह पर अपने देश पर निर्भरता बढ़ेगी। अब बात आती है इसके लिए कितना प्रोडक्ट फंड दिया गया, तो इसके लिए 945 करोड़, याद रखिएगा, 945 करोड़ रुपए का फंड दिया गया, जो फॉर 4 इयर्स, जो अगले 4 साल तक काम करेगा। अब बात आती है इस योजना को शुरू कब किया गया, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई 945 करोड़ फंड की। तो उम्मीद करते हैं 945 करोड़ रुपए के फंड से जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम आई है, आप लोगों को याद रखना है कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसके लिए है, तो ये स्टार्टअप से संबंधित है। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो पीयूष गोयल के द्वारा लॉन्च किया गया। यहां तक क्लियर? अब बात आती है कि इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि लगभग 3600 स्टार्टअप को इससे लाभ मिलेगा। तो उन्होंने जो अंदाजा लगाया है कि कितने स्टार्टअप इससे पनपेंगे, कितने स्टार्टअप को लाभ मिलेगा, तो लगभग 3600 स्टार्टअप ऐसे हैं जिससे जिसको इनसे लाभ मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अब बात आती है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। सबसे पहली बात, ये योजना किसके द्वारा चालू की गई, तो हमें याद रखना है राजस्थान सरकार के द्वारा चालू की गई। योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। याद रखिएगा कि इस योजना के अंतर्गत है क्या, कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। देख लीजिए, कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम। आप लोगों ने एक स्कीम का और नाम सुना होगा, पीएमजे, जय, जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो पीएमजे था, जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपए का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाता था, मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाता था। इस योजना का लाभ लेने से राजस्थान सरकार ने मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमें ये योजना नहीं चाहिए, हम अपने राज्य के लोगों को खुद योजना दे सकते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने खुद अपने लिए चलाई है या अपने राज्य के लिए चलाई है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। ये एक कैशलेस या बिना रुपए के चिकित्सा बीमा योजना है और इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कितने रुपए तक का, 5 लाख, यानी कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजना चलाई गई, बिल्कुल वही योजना इन्होंने अपने राज्य के द्वारा चला ली है और प्रधानमंत्री की इस योजना को चलाने के लिए मना कर दिया। अब मना क्यों कर दिया? क्योंकि प्रधानमंत्री को सिलेक्टेड कैटेगरी यानी बीपीएल परिवारों को ही दे रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन को दे रहे थे। और यहाँ पर क्या है, राज्य में प्रत्येक परिवार को, ध्यान से समझिए, राज्य में प्रत्येक परिवार का 5 लाख रुपए तक का इलाज कराया जाएगा, जबकि प्रधानमंत्री की स्कीम में केवल बीपीएल कैटेगरी के लिए था। तो इसीलिए इन्होंने कहा नहीं, हम इसको सभी को प्रदान करेंगे। तो निश्चित रूप से ये योजना राजस्थान की सरकार के लिए काफी अच्छी योजना है और हम उम्मीद करेंगे कि अन्य मुख्यमंत्री भी, क्योंकि बीपीएल कैटेगरी के लोगों को तो ये लाभ केंद्र सरकार की तरफ से मिल रहा है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अगर ऐसा कोई भी लाभ मिलता है, थोड़ा से कम अमाउंट का मिलता है, तो भी काफी अच्छा हो सकता है। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गया होगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा चलाई गई? राजस्थान सरकार के द्वारा। क्या है इसके अंतर्गत? स्वास्थ्य बीमा है, कितने रुपए का? 5 लाख का। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से किस प्रकार से अलग है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बीपीएल कैटेगरी के लोगों को यह योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन इनके अंतर्गत या प्रधानमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप में से अगर कोई राजस्थान से संबंधित हैं तो जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा दें, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो फिर आपको इसका लाभ मिल जाएगा। और अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते और अगर फिर सरकार ने बंद कर दिया रजिस्ट्रेशन, तो आप लोगों को हो सकता है इस योजना का लाभ ना उठा पाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली से जा रहे हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन कराने। जो लोग वहां के रहने वाले हैं उनके पास अपने कागज होंगे और वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं, जल शक्ति अभियान। अच्छा, तुम लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 12th के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है। पता चला? अभी यूजीसी के एग्जाम्स के कैंसिल करने का इंतजार चल रहा है कि यूजीसी भी अपने एग्जाम्स को कैंसिल कर दे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी लोगों ने तो अपने एग्जाम्स को कैंसिल कर ही दिया है। तुम में से भी कई सारे लोग होंगे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, तो सोच रहे होंगे कि अगर एग्जाम कैंसिल हो जाए तो एक साल तो ऐसे ही पास हो जाए बिना पढ़े हुए। है, जल शक्ति अभियान की बात की जाए तो इसमें लिखा है कैच द रेन। वैसे तो एक मूवी आई थी कैच मी इफ यू कैन, तो शायद उसी से संबंधित आप समझ लीजिए, जल शक्ति अभियान से संबंधित है कैच द रेन, यानी जितना भी वर्षा का जल आता है उन सारे वर्षा का जल को इकट्ठा करने के लिए कैच द रेन स्कीम को लाया गया। इसके अंतर्गत क्या है कि जितना भी वर्षा का जल आएगा उस वर्षा के जल को इकट्ठा करने की बात की जाए। अब बात आती है कि कैसे इकट्ठा की जाए, तो इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया, जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन फॉर कंजर्विंग वाटर एंड स्ट्रेस दैट एवरी पेनी ऑफ मनरेगा फंड विल बी स्पेंड ऑन रेन वाटर कंजर्वेशन टिल द मानसून अराइव्स। यानी मनरेगा आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी नागरिक रोजगार गारंटी योजना। तो बेसिकली मनरेगा योजना का अब एक एक रुपए यानी जितने भी लोग होंगे उन सभी लोगों से जल शक्ति अभियान के अंतर्गत ही काम कराया जाएगा और उनसे इस प्रकार से पौंड, इस प्रकार से रिजर्वायर खुदवाए जाएंगे कि वर्षा का जल उसमें इकट्ठा किया जा सके। तो बेसिकली प्रधानमंत्री जल शक्ति अगर अभियान की बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से कोई भी
वर्षा की सिचुएशन आती है, तो बरसात होती है, तो उसको ग्राउंड के अंदर इकट्ठा किया जा सके ताकि उस जल का भी लाभ लिया जा सके। वो जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, तो अगर उसको रखेंगे, इसको स्टोर करेंगे, तो लोगों के अन्य कामों में आ सकता है, और खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां पर पानी की कमी रहती है, वहां पर भी इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको भी जल पहुंचाया जा सकता है। और रूपा का कह रहा है कि यूजीसी के एग्जाम्स नहीं होंगे क्या? रूपा, मैंने कहा ना कि अभी तक 12th के एग्जाम तो टाले गए हैं। अब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के यूजीसी के एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, इसका निर्णय यूजीसी को लेना है। तो यही मैंने कहा था कि अगर 12th के ऊपर के एग्जाम्स भी अगर कैंसिल होते हैं, तो तुम लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि आप सभी लोग 12th तो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो याद रखना कि कैच द रेन अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये किसी राज्य के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है। और ये योजना कब से कब तक चलेगी? तो ये योजना चलने वाली है 22 मार्च से 30 नवंबर तक। ठीक है, तो 22 मार्च से 30 नवंबर तक ये योजना चलेगी। यहां तक क्लियर हो गया? तो अगर आप लोगों को जल शक्ति अभियान के बारे में क्लियर हो गया, तो बढ़ते हैं तीसरी योजना के अंतर्गत। तीसरा है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम। तो महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम, ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। याद रखना, चिरंजीवी स्कीम राजस्थान सरकार के द्वारा, और महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण स्कीम को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया। अब इसको जारी करने का उद्देश्य क्या है? तो लिखा भी हुआ है, टू एम्पावर द वुमेन ऑफ रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? इसके अंतर्गत है कि जो गृह संपत्ति के जो दस्तावेज हैं, जो भी उनके घर के जो भी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, उसमें अभी तक केवल हस्बैंड का नाम या पुरुष का नाम होता था, उसके साथ साथ महिलाओं के नाम को भी लिखवाने का बढ़ावा देना। इससे क्या होता है? क्योंकि जब तक परिवार ठीक है, तब तक तो सब सही चलता है, लेकिन जैसे ही परिवार में अनबन चालू होती है, तो महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिलता, क्योंकि प्रॉपर्टी में उनका नाम नहीं होता है। तो गृह संपत्ति के दस्तावेजों में पत्नी का नाम शामिल कराने की जो योजना है, वो महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना है। वैसे मेरे हिसाब से तो इससे भी अच्छा होता कि वो महिलाओं को इतना एम्पावर करते कि वो खुद अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर पाए, या उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया जाता है, उनको यो रोजगार प्रदान किया जाता है कि वो खुद अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर सके, तो और भी अधिक अच्छा होता। वैसे मेरे हिसाब से सरकारों के द्वारा अलग अलग इस प्रकार के उपक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन एक नई पहल इन्होंने की है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी में भी महिलाओं के नाम को दर्ज कराया जाए। तो याद रखिएगा, महिला समृद्धि, महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना। सशक्तिकरण योजना। ठीक है, तो महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये राज्य महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई है, ताकि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें महिलाओं के नाम को भी दर्ज करवाया जा सके, और लोगों को प्रमोट किया जा सके कि महिलाएं इसमें अपना नाम दर्ज करें। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। इस योजना को कब से चालू किया गया? तो याद रखिएगा, इस योजना को चालू किया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन चालू किया गया था। तो आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। तो 8 मार्च से इस योजना को चालू कराया गया था। क्लियर? समझ में आ गई होगी यहाँ तक की चीजें। और अगर यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई हैं, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट योजना के लिए, और इसका नाम है मेरा राशन। बात आती है कि ये जो मेरा राशन नाम की स्कीम है, ये जो योजना है, इस योजना में क्या कहा गया? तो इस योजना में कहा गया कि डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो खाद्य एवं जन वितरण विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, लॉन्च मेरा राशन मोबाइल ऐप अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम।
तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के अंतर्गत फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक ऐप को लॉन्च किया है, मेरा राशन। अब देखो नाम से ही समझ में आ जाएगा कि इसमें करने क्या वाले हैं। इसमें राशन कार्ड के वितरण की बात की गई है कि अब अगर आप लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया तो इस ऐप के माध्यम से आप हर जगह राशन को ले पाएंगे। तो लिखा हुआ है बेनिफिशियरीज ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट with a focus migrant worker fair price shop dealers and the relevant stakeholders। तो कुल मिलाकर के अभी तक उनको वो प्लेस वो स्थान नहीं मिल पाता था कि कहां से उनको राशन लेना है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था क्योंकि कार्ड चाहिए और अगर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं मिलते थे या वो चेंज नहीं करवा पाते थे अपने उस स्थान को जहां से उनको राशन लेना है तो उनको राशन नहीं मिलता था। तो मेरा राशन से वो उन जगहों को उन स्थानों को भी लोकेट कर सकते हैं कि कहां-कहां से हमें राशन मिलेगा और समय पड़ने पर आवश्यकता पड़ने पर वो अपने स्थान को भी बदल सकते हैं, दूसरी जगह से जाकर भी राशन ले सकते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मेरा राशन जो मोबाइल ऐप है उसके बारे में चीजें क्लियर हो चुकी हैं सभी को। और अगर यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगला न्यूज है पीएमएमएसवाई। पीएमएमएसवाई मतलब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना यानी किससे संबंधित है? फिश से संबंधित है। फिश का मतलब आ जाता है ब्लू रिवॉल्यूशन। अब इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है कि गोवा में सबसे पहले तो कहां पर गोवा में 400 करोड़ रुपए का निवेश करने की तैयारी की गई है ताकि यहाँ पर क्या बनाया जा सके, यहाँ पर फिशरीज हब बनाया जा सके, यहाँ पर मत्स्य हब बनाया जा सके ताकि मछलियों की जो प्रोसेसिंग होती है उनको पकड़ने के लिए उनकी जो प्रोसेसिंग होती है उनको मार्केट में लाने से पहले जो भी प्रोसेस की जाती है वो सारी चीज यहाँ पर की जा सके। अच्छा गोवा की बात करें तो गोवा में मछली को पकड़ने के साधन भी पर्याप्त है, वहां पर ओशन या समुद्र भी है। तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए गोवा में डेवलप किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो आप लोगों को याद रखना है कि कहां पर फिशरीज हब, पहला फिशरीज हब, फर्स्ट फिशरीज हब डेवलप किया जा रहा है अंडर द पीएमएमएसवाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। पहला फिशरीज हब कहां डेवलप किया जा रहा है तो आप लोग कहां बताएंगे? गोवा में डेवलप किया जा रहा है। कितनी कॉर्पस कितनी मनी है तो 400 करोड़ रुपए से इसको डेवलप किया जाएगा। तो आई थिंक यहां तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। और याद रखना कि फिश से संबंधित जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसे ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। यहां तक चीजें क्लियर हो गया? बताइए। और इसके अंतर्गत 30 गोवा के अंदर 30 फिशरीज हब डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने फिशरीज हब को डेवलप किया जाएगा? 30 फिशरीज हब को इसके अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई हैं। तो हम लोगों को पीएमएमएसवाई का लॉजिक भी क्लियर हो गया। गोवा में 400 करोड़ रुपए मछलियों के लिए है, उनके लिए भारत का पहला फिशरीज हब डेवलप किया जाएगा। और मछली से संबंधित जो योजना आती है वो ब्लू रिवॉल्यूशन के अंतर्गत होती है और इसके अंतर्गत 30 फिशरीज हब को डेवलप किया जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक की चीजें। आप पढ़ते हैं आगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के लिए जो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से संबंधित हैं। तो अब 4 जून की करंट अफेयर से संबंधित कुछ न्यूज की बात करेंगे। अगर इंपॉर्टेंस ऑफ द डे की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस ऑफ द डे में आता है 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन। याद रखिए इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन ये डे मनाया जाता है 4 जून को, एग्रेशन। तो अब यहाँ पर बेसिकली ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं एग्रेशन या गुस्से का शिकार होते हैं तो उनके लिए एक डे डिसाइड किया गया जिसको कहा गया इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन। तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं गुस्से का शिकार होते हैं या उनका जीवन खराब हो जाता है तो उन सभी के लिए या उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए ये डे मनाया जाता है। तो 4 डे को याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन याद रहेगा। तो किसी ना किसी प्रकार से अगर किसी भी गुस्से का या एग्रेशन का शिकार हुए बच्चे तो उनके लिए एक 4 जून का डे डेडिकेट किया गया है।
और कल है 5 जून। वो बात अलग है, कल हमारा और आपका साथ नहीं होगा क्योंकि कल करंट अफेयर्स का सेशन आपका नहीं होगा। लेकिन कल एक महत्वपूर्ण दिन है, आप लोग बता सकते हैं क्या कि 5th ऑफ जून किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। 5th ऑफ जून किसी को आइडिया? 5th ऑफ जून बिल्कुल सही, ज्योत्सना और दर्श ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि मनाया जाता है एनवायरमेंट डे। बिल्कुल सही बताया, एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। तो एनवायरमेंट डे से संबंधित हम लोग अगले मंडे को कुछ पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है और उनके बारे में भी हम लोग बात करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ 4th जून की, तो इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया? अगर यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई हैं, तो अब हम लोग कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज को भी ध्यान से देखेंगे। पहली न्यूज आपके सामने आ चुकी है और पहली न्यूज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्चेस अ स्कीम पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। तो अब एक नई स्कीम चलाई गई है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन। अब बात आती है कि इसमें क्या होगा या इस स्कीम को बच्चों के लिए क्यों चलाया गया। ये चलाया गया है उन बच्चों के लिए जो अफेक्ट हुए हैं कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन में। तो याद रखना कि वो बच्चे जो कोविड-19 में कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स या किसी भी प्रकार से उनको जो भी नुकसान हुआ है, तो पूरी तो भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी उनको एक सहारा देने के लिए पीएम केयर्स के तहत एक नई योजना चालू की गई। तो इसके अंतर्गत क्या है, चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स और सर्वाइव पेरेंट्स on a legal guardian adoptive parents due to the COVID-19 will be supported under the PM Cares for Children scheme। जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई या फिर उनकी मृत्यु हुई जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट थे, चाहे वो गार्जियन हो सकते हैं, वो एडॉप्टिव पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने एडॉप्ट किया हो, तो ऐसी स्थिति में उन सारे बच्चों की केयर पीएम केयर्स के अंतर्गत की जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को लॉन्च किया है और आप लोगों के सामने एक प्रभावशाली मुद्रा में वो खड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, और पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। क्लियर? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। दर्श ने बताया कि इसके अंतर्गत उनकी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई को मुफ्त किया जाएगा, उस पढ़ाई को फ्री किया जाएगा ताकि उनके भविष्य को बेहतर बनाया जा सके। और एक बात बता दें दर्श कि इसके अंतर्गत आगे हो सकता है कुछ और योजनाओं को भी लाया जाए, उनकी स्कॉलरशिप वगैरह को भी इसके अंतर्गत और रखा जाए ताकि वो अपना जीवन यापन भी ठीक से कर सके। वैसे तो सरकार के द्वारा दी जाने वाली ऐसी कुछ भी राहत बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी जब कुछ भी नहीं होता है तब थोड़ी बहुत चीजें भी काफी लाभ और राहत को पहुंचा देती है। तो पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन ये उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन के अंतर्गत नहीं रहे या प्रभावित हुए हैं या उनके गार्जियन प्रभावित हुए हैं। अब कोविड-19 ट्रीटमेंट लोन की बात करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है आईबीए, इन्होंने कहा है कि अगर कोई कोविड-19 के लिए या कोविड के इलाज के लिए लोन लेना चाहता है तो उसको 25,000 से लेकर के और 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। किस किस को, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो नॉन सैलरीड हो और पेंशनर, किसी भी कैटेगरी में वो आते हो, और बिना सिक्योरिटी के अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन उनको दिया जाना चाहिए कोविड-19 की पैंडेमिक सिचुएशन में। अब बात आती है कि ये जो लोन देंगे क्या इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे? तो इंटरेस्ट तो भर भर के लेंगे, बल्कि एसबीआई ने तो कह भी दिया कि हम 8.5% का इंटरेस्ट रेट लेंगे। लेकिन फिर भी जब आदमी के पास इलाज कराने के लिए रुपए नहीं है तो उसको रुपए मिलने की एक साधन, एक आस मिल जाती है कि वो चाहे तो बैंक से रुपए प्राप्त कर सकता है। बाकी अन्य बैंकों को उनके ऊपर छोड़ा गया है कि वो कितना इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हैं, तो वो जितना भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन लोगों को 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है इस योजना के अंतर्गत कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? बताइए। तो यहाँ तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि कोविड-19 में कितने रुपए तक का लोन दिया जा सकता है। तो 25,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक किसको दिया जाएगा? तो सभी वर्ग के क्षेत्रों को दिया जा सकता है, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो नॉन सैलरीड हो और चाहे वो पेंशनर्स हो। सिक्योर्ड लोन होगा? नहीं, सिक्योर्ड भी नहीं होगा, अनसिक्योर्ड लोन होगा, यानी इसके लिए किसी भी मॉर्गेज, किसी भी धरोहर
या कोई भी चीज गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो बैंक में जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक कहती है अपने प्रॉपर्टी के कागज, अपने दुकान के कागज या कोई ऐसी चीज आप गिरवी रख दीजिए कि जब आप लोन ना चुका पाए तो हम उससे अपनी रकम को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर ऐसी किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखना है। वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि भगवान ना करे कि किसी को इस प्रकार से लोन लेने की आवश्यकता पड़े। अब बात करते हैं अगली न्यूज। और डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड किसको दिया गया, तो नीचे आपके सामने बना हुआ है। हमारे देश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको दिया गया है डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड। अब बात आती है इसके अंतर्गत क्या कहा गया। इसके अंतर्गत किया गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन विथ डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर स्पेशल अवार्ड फॉर बैनिंग ई सिगरेट एंड हीटेड टोबैको प्रोडक्ट। तो बेसिकली ई सिगरेट और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट पर जो इन्होंने बैन लगाया है, आपको पता होगा कि भारत ने ई सिगरेट पर बैन लगा दिया था। अब ई सिगरेट क्या होती है इसके बारे में मुझे अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ई सिगरेट देखी होगी, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इसका आनंद उठाया। खैर उठाया है या नहीं उठाया है, लेकिन अब भारत में ई सिगरेट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, इसके जो हानिकारक प्रभाव थे वो काफी ज्यादा थे। इसके लिए थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हुई, लोगों ने थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन फिर भी सरकार की पॉलिसीज थी और हानिकारक उत्पाद था, तो बहुत ज्यादा कोई भी खींचातानी नहीं हो और आसानी से इस प्रोडक्ट को बंद कर दिया गया। और कोई भी ऐसी चीज जिसमें टोबैको को हीट करके ऐसा कोई भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, अभी तक सिगरेट तो चल रही है, वैसे तो हीटेड टोबैको प्रोडक्ट तो वो भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो सकता है आने वाले समय में जिस तरीके के टैक्सेशन और रूल्स एंड रेगुलेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो भारत में सिगरेट को, जहां तक अगर फॉरेन कंट्रीज की बात की जाए, वहां पर तो सिगरेट आराम से चल रही है, तो भारत में सिगरेट को बैन किया जाएगा ऐसा तो नहीं दिखाई देता। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि सिगरेट को बैन करने की जगह पर वो सिगरेट के लिए कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के आए। जैसे अभी रूल्स एंड रेगुलेशन है कि पब्लिक प्लेस में सिगरेट को नहीं पी सकते, या ऐसी जो भी चीजें हैं। अब बात आती है कि ये कब दिया गया, तो ये दिया गया था वर्ल्ड नो टोबैको डे, यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस, जो 31 मई को मनाया जाता है, उसी दिन दिया गया था। तो हमें यहाँ पर क्या क्या याद रखना है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड किसको दिया गया, तो वो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर जिनका नाम है हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन को दिया गया है डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड, और ये दिया गया 31 मई को, और 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे। और क्योंकि भारत में ई सिगरेट और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट पर बैन लगाने के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम किया। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अगर यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई हैं, तो अब बात करते हैं जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा कौन है और इनको किस रूप में रखा गया, अभी न्यूज में क्यों आए हैं। तो जेबी महापात्रा ये 1985 के आईआरएस ऑफिसर हैं, रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर हैं, और इन्हें चूज किया गया है चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। वैसे तो इंटरिम चेयरमैन है, इंटरिम का मतलब है अस्थायी है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस के ये अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। हो सकता कि इनके बाद 3 महीने के अंतर्गत कोई नए चेयरमैन आ जाए और वो इसके कार्यभार को संभालें, लेकिन अभी जेबी महापात्रा को इसके लिए नियुक्त किया गया है। तो हमें अभी जेबी महापात्रा का नाम याद रखना है, जेबी महापात्रा। ये सीबीडीटी के इंटरिम चेयरमैन है। ठीक है, तो सीबीडीटी के इंटरिम चेयरमैन है जेबी महापात्रा, और आने वाले समय में अगर वो बदल जाएंगे, नमिता, हम लोगों का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इसका पीडीएफ रोज आपको अवेलेबल करवाया जाता है। आप लोग वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जो लिंक दिए गए हैं वहां से आप लोग जा सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको रोज उपलब्ध करा दिया जाता है। क्लियर। और मेघा, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसी कंडीशंस में आप भी कभी ना कभी फेस करना पड़ा होगा कि जब लोगों ने इस प्रकार से जो मॉरल रूल्स होते हैं, नैतिक नियम होते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में स्मोक नहीं करना चाहिए या ऐसी कुछ भी चीजें होती हैं, तो लोग नहीं मानते, क्योंकि लोगों का अपना टशन होता है, लोगों का अपना जोश होता है।
तो आपने देखा होगा अब सरकार भी उसके लिए कानून लेकर के आ रही है, उनके ऊपर फाइन भी लगाए जा रहे हैं। और अब अगर ऐसी किसी भी जगह पर आप अगर कंप्लेंट करते हैं तो उसकी सुनवाई होती है और उनको ठीक कर दिया जाता है। तो जो लोग टशन में हैं उनकी अगर कंप्लेंट करते हैं और सभी लोग मिलकर अगर विरोध करते हैं तो वो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। क्लियर? नहीं नमिता, मैं प्रयास करूंगा कि सारी चीजें टाइमली होती रहे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है सीबीडीटी के इंटरिम चेयरमैन के रूप में जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया। अगर नए चेयरमैन बनते हैं तो हम वहां पर बता देंगे। अब बात आती है ये सीबीडीटी जो है, जिसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये का काम करती है। तो इनकम टैक्स से संबंधित जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो कौन बनाती है? सीबीडीटी ही बनाती है। जो इनकम टैक्स होता है, बल्कि सीधे डायरेक्ट टैक्स की बात करते थे, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। तो इनकम टैक्स सबसे मुख्य रूप से टैक्स माना जाता है जिस टैक्स में जो भी नियम कानून होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, वो किसके अंतर्गत होते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत ही होते हैं। क्लियर? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। अब ये आ गया है जयंती। जयंती को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे एक क्रिकेट, जिसको आप लोग अपनी भाषा में शायद झिंगुर भी कहते हैं और सबके यहाँ अपना अपना कोई नाम होगा। तो एक नई प्रजाति का क्रिकेट को खोजा गया जिसको नाम दिया गया जयंती। काफी धार्मिक नाम दिया गया, देख के लगता नहीं कितना धार्मिक ये होगा। तो बताया जाता है छत्तीसगढ़ में स्पाइडर क्रिकेट की एक नई स्पीसीज की खोज की गई जिसका नाम दिया गया जयंती। तो आप लोगों को बस ये याद रखना है कि जयंती एक नई स्पीसीज खोजी गई है छत्तीसगढ़ में। वो क्या है? तो वो एक क्रिकेट है। अभी तक क्रिकेट आपने खेल के रूप में सुना होगा, लेकिन क्रिकेट एक एनिमल भी होता है। तो क्रिकेट है, इसके बारे में आप लोगों को याद रखना। कहाँ खोजा गया है? तो खोजा गया है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में वहां पर जब केव्स यानी गुफाओं को एक्सप्लोर किया जा रहा था तब वहां पर इसकी खोज की गई। तो आप लोगों को केवल इतना याद रखना है कि बेसिकली जयंती क्या है। तो जयंती एक स्पाइडर क्रिकेट, एक न्यू स्पीसीज है। स्पीसीज ऑफ स्पाइडर क्रिकेट, न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर क्रिकेट। तो इसको नाम क्या दिया गया? जयंती। याद रहेगा आप लोगों को, जयंती नाम दिया गया। चलिए, तो अगर यहाँ तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं और इसको प्रोफेसर जयंत विश्वास के द्वारा खोजा गया, तो उन्हीं के नाम में और उनको सम्मान देने के लिए इसका नाम जयंती रख दिया गया। तो आजकल काफी धार्मिक चीजें भी होती हैं और निश्चित रूप से भारत में जब भी किसी चीज की खोज की जाती है तो आप लोगों को देखते ही समझ में आ जाता है कि इसको निश्चित रूप से किसी न किसी भारत के आदमी ने खोजा है। क्योंकि जयंती नाम भी अगर कोई विदेश के आदमी ने खोजा होता तो फिर वो कोई आड़ा टेढ़ा नाम रखता जिसको याद करने में भी फिर परेशानी होती। तो भारत की एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के द्वारा खोजा गया है, तो निश्चित रूप से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जयंती नाम हमें याद रखना है कि ये स्पाइडर क्रिकेट की प्रजाति है जो छत्तीसगढ़ में खोजी गई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। अगली न्यूज हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की जाए तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है, जिनको आप लोग नरेंद्र सिंह तोमर के नाम से जानते हैं। नाम से क्या जानते हैं? इनका नाम ही यही है। जो मध्य प्रदेश से चुन करके आए थे और किसानों के हित में काफी ज्यादा दावेदारी प्रस्तुत करते हैं कि किसानों के हित में काफी तेजी से काम कर रहे हैं। बाकी किसानों के लिए उन्होंने कितना काम किया है वो तो आप जब बॉर्डर पे जाते हैं तो क्लियर हो जाता है। किसानों के लिए खेत में जब जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि सरकारें कितना काम करती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर इन्होंने एक नया क्लस्टर डेवलप किया है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत उन्होंने 12 हॉर्टिकल्चर क्लस्टर्स बनाए हैं आउट ऑफ द 53 क्लस्टर्स सिलेक्टेड ऑन द प्रोग्राम। तो इसमें से एक पायलट फेज के अंतर्गत 12 क्लस्टर को डेवलप किया गया जिसके अंतर्गत बागवानी या सब्जी के उत्पादन में कुछ नए बदलाव को लेकर के आना है ताकि किसी भी प्रकार से जो सब्जियां हैं उनकी कोई कमी ना हो, उनके रेट भी इफेक्टेड ना हो और किसानों को इन सब चीजों का पूरा लाभ मिल सके। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत टोटल 53 क्लस्टर बनाए जाएंगे, 53 क्लस्टर्स को बनाया जाएगा। और पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पहले एक ट्रायल स्कीम के अंतर्गत कितने
53 में से 12 क्लस्टर्स पर काम शुरू किया गया है। तो आप लोगों को हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है? बागवानी। बागवानी का मतलब होता है सब्जियां, फल का उत्पादन। याद रखिएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स होती है, फसलों का उत्पादन होता है, और हॉर्टिकल्चर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और इन सब चीजों का उत्पादन होता है। तो हमारे देश के जो एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसको लागू किया। तो यहाँ तक की चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो बढ़ना चाहिए हमें नेक्स्ट न्यूज के लिए। और अगली न्यूज है ई गोपाला ऐप। वैसे तो गोपाला ऐप को देख करके भी समझ में आ रहा होगा, गोपाल यानी कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं गायों से संबंधित थे। तो अगर इस तरीके से संबंध आप रखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी। तो बेसिकली ई गोपाला ऐप में क्या हुआ, तो गिरिराज सिंह जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी डेयरी के मिनिस्टर हैं। तो इनके पास कई सारे चार्ज है, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी मिनिस्टर। तो अनाउंस द इंटीग्रेशन ऑफ ई गोपाला ऐप। तो ई गोपाला ऐप एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया गया। तो जनरेशन ऑफ वेल्थ थ्रू प्रोडक्टिव लाइव स्टॉक। तो इसके अंतर्गत क्या होगा, इसको लिंक किया गया है उमंग के अंतर्गत। अब उमंग और ई गोपाला ऐप को मर्ज कर दिया गया है और एक यूनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। और इस यूनिक प्लेटफॉर्म के अंतर्गत क्या होगा कि जो पशु हैं उनसे होने वाले जो उत्पाद है, उन सारी चीजों पर ध्यान रखा जा सके और उनसे किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है, धन को इकट्ठा किया जा सकता है, धन का सृजन किया जा सकता है। लिखा भी हुआ है कि जनरेशन ऑफ वेल्थ। तो इसके लिए उन्होंने ई गोपाला ऐप को तैयार किया। तो याद रखना, ई गोपाला ऐप को तैयार करने वाले जो मंत्री हैं या जिन्होंने लॉन्च किया, उनका नाम है गिरिराज सिंह, जो बेसिकली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के मिनिस्टर हैं। और ये शुरू किया गया वर्ल्ड मिल्क डे के दिन, यानी 1 जून को ही शुरू किया गया। और इसके अंतर्गत एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके अंतर्गत पशुओं से किस प्रकार से धन का उत्पादन हो सकता है। आप नीचे अगर इसके पोर्टल को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस प्रकार से मिल्क का उत्पादन होगा, किस प्रकार से पशुओं का ध्यान रखना है या पशुओं के उत्पाद को आगे किस प्रकार से ले करके जाना है। तो इसके लिए ई गोपाला ऐप की बात की गई है। तो ई गोपाला ऐप सबको क्लियर हो गया। ई गोपाला ऐप गिरिराज सिंह के द्वारा शुरू किया गया, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी के अंतर्गत आते हैं। अब डीपीसीजीसी की बात करते हैं। तो सबसे पहले डीपीसीजीसी का पूरा नाम क्या है, तो डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रेवियंस काउंसिल। इसका मतलब क्या है, तुम लोगों को पता होगा कि आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म जो चल रहे हैं, आप लोग जानते होंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसमें आप लोग वेब सीरीज वगैरह देखते हैं, इनमें जम करके मनमानी चल रही है। जिसको जो कंटेंट दिखाना है वो कंटेंट दिखा रहा, अपने मन से कुछ भी करे पड़े, किसी की कोई रोक टोक नहीं है। गाली से लेकर के वल्गैरिटी से लेकर के सारी चीजें उसमें शो की जा रही है। तो उन सारी चीजों पर लगाम लगाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डीपीसीजीसी यानी डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रोवियंस काउंसिल की बात की गई है। तो बेसिकली इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो डीपीसीजीसी को बनाएंगे। इसके अंतर्गत है कि जितने भी अनरिजॉल्व कंज्यूमर हैं, जितने भी ऐसे कंज्यूमर हैं जिनकी कुछ भी शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को दूर किया जा सके, चाहे वो इंटरनेट से रिलेटेड हो, चाहे वो मोबाइल एसोसिएशन से रिलेटेड हो, और चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म या किसी भी प्रकार के इस तरीके की डिजिटल समस्या अगर कहीं पर भी आती है तो उनकी कंप्लेंट को सुनने के लिए एक यूनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। हमें यहाँ पर क्या याद रखना है, डीपीसीजीसी का पूरा नाम याद रखना है आपको। तो डीपीसीजीसी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रेवियंसेस काउंसिल। तो डिजिटल पब्लिशर्स कंटेंट ग्रेवियंस काउंसिल की अगर हम बात करते हैं डीपीसीजीसी, तो इस डीपीसीजीसी का निर्माण किया गया है आईएएमईआई, जिसके अंतर्गत कंज्यूमर की ओटीटी प्लेटफॉर्म या इंटरनेट से संबंधित कोई भी बात होती है, कोई भी समस्या होती है, तो उसको सॉल्व किया जा सके। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है सेकेंड पॉजिटिव
इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। तो बेसिकली अब यहाँ पर बात किया गया है, तो इंडिजिनाइजेशन लिस्ट की अगर बात करते हैं तो राजनाथ सिंह ने फिर से 108 वस्तुओं को स्वदेशीकरण की लिस्ट में डाल दिया है, सेकंड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के अंतर्गत डाल दिया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि अब ये 108 चीजें विदेशों से नहीं मंगाई जाएंगी। ये जो इंडियन आर्मी या डिफेंस में यूज होने वाली 108 वस्तुएं होंगी, इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ये एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आता है कि ये क्या करते हैं, लिस्ट तैयार कर देते हैं कि ये लिस्ट, अगर ये सारी चीजें भारत में बन रही हैं तो इन चीजों को अब भारत से ही उत्पादित किया जाएगा, बाहर से नहीं मंगाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत इसमें क्या है, to improve the self-reliance in defense procurement, enhance Indian defense export। तो जो डिफेंस के एक्सपोर्ट हैं उनको बढ़ाने के लिए कि दूसरे देशों को हम अपने प्रोडक्ट दें, ना कि उनसे अपने देश में प्रोडक्ट को मंगाएं। तो याद रखना कि सेकंड पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट के अंतर्गत राजनाथ सिंह ने कितने वस्तुओं को अप्रूव किया, ये नंबर पूछा जाएगा। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 108 नंबर आपको याद रखना है कि अब डिफेंस में 108 चीजों को स्वदेशीकृत कर दिया गया है कि इनके लिए अब विदेशों से सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके साथ साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्वेश्चन की सीरीज को। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है और क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एजूर का उपयोग करके अपने ग्राहक समर्थन को मजबूत करने के लिए किस भारतीय बीमा कंपनी ने जून 21 में माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की? Which Indian insurance company partnered with Microsoft for strengthening its consumer support using Microsoft Azure? तो ध्यान से देखिए और बताइए कि किसने ये साझेदारी को जारी किया। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा है एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा नाम है मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और चौथे है भारतीय एएक्सए जनरल इंश्योरेंस कंपनी। तो ध्यान से देखिए और आंसर बताइए कि वो कौन सी कंपनी है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपनी भागीदारी प्रस्तुत की। तो आप सभी लोगों का लगातार आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी आप लोग बात करना चाहते हैं कि एचडीएफसी ने ऐसी भागीदारी की है। लेकिन अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर याद रखना कि माइक्रोसॉफ्ट एजूर का उपयोग करके अपने ग्राहक समर्थन को मजबूत करने के लिए आईसीआईसीआई लैम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किस क्रिप्टो एक्सचेंज ने भारत में पहली बार नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस का निर्माण किया, अपूरणीय टोकन बाजार को प्रस्तुत किया? विच क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च्ड अ नॉन फंजिबल टोकन मार्केट प्लेस फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो बेसिकली ये जो करेंसी होती है इसके लिए टोकन सिस्टम को जनरेट किया जाता है। तो ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करने वाला भारत में पहला प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है बाई यू पॉइंट, दूसरा है यूनो पॉइंट, तीसरा है वजीर एक्स और चौथा है कॉइन बेस। तो ध्यान से देखिए और इसके आंसर को बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही आंसर कौन सा है। बताइए इसका सही आंसर कौन सा है। तो आप लोगों के द्वारा इसमें जो आंसर बताया जा रहा है वो आप में से कुछ लोगों ने सी की तरफ इशारा किया है। नहीं, ये मैंने नहीं पढ़ाया था। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो अलग टॉपिक था। उसके अंतर्गत था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया था जिसमें आप वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को एक्सचेंज कर सकते थे। यहाँ पर क्या कहा गया? नॉन फ्यूजिटिव टोकन की बात की गई है और इसका सही आंसर है वजीर एक्स। तो वजीर एक्स इसका आंसर होगा। क्लियर? तो नॉन फंजिबल टोकन
जो मार्केट प्लेस के लिए डेवलप किया गया, इससे संबंधित जो न्यूज होगी उसको नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कवर कर लेंगे कि वजीर एक्स ऐसा क्या करने वाला है कि क्रिप्टो करेंसी में क्रांति आ जाएगी। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ चुका है। हु इज रिसेंटली became the first Indian appointed as the president of the इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड? आपको बताना है कि वो कौन से भारतीय हैं जिन्हें हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। तो बताइए भाई वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जगजीत पवादिया, दूसरा ऑप्शन है राकेश अस्थाना, तीसरा है ज्ञान सरवर और चौथा है सुबोध कुमार जायसवाल। तो ये 4 ऑप्शन धमाकेदार रूप से आपके सामने है और आपको बताना है कि किसको नियुक्त किया गया इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। सबसे पहले हम लोगों ने नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का नाम तब सुना था जब एक नाम आया था और वो नाम था सुशांत सिंह राजपूत। याद आया होगा, सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर हम लोगों ने इसका नाम सुना था और तब रिया चक्रवर्ती को पकड़ा गया था। यानी कुल मिलाकर के ड्रग्स से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड होती है और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं जगजीत पवादिया। तो किसको चुना गया है? जगजीत पवादिया को इसमें चुना गया है। नाम याद रखिएगा, जगजीत पवादिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड एमबी टैग इंडियाज फर्स्ट लॉ डिवाइस टू रिकॉर्ड रियल टाइम टेम्परेचर ऑफ पेरिशेबल प्रोडक्ट? तो कुल मिलाकर के किस संगठन ने खराब होने वाले उत्पादों के वास्तविक समय के तापमान को रिकॉर्ड करने के लिए भारत का पहला आईओटी उपकरण एंटी बैग डेवलप किया? जैसे मान लीजिए हम बात कर ले वैक्सीन की। वैक्सीन के लिए कहा गया कि टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अब मान लीजिए टेम्परेचर बीच में मान लीजिए 50 डिग्री तक या 30 डिग्री तक चला गया और फिर वो 10 डिग्री पे आ जाता है, तो क्या वो वैक्सीन काम की होगी? देखने में वैक्सीन ठंडी जरूर होगी लेकिन वैक्सीन का उपयोग नहीं हो पा रहा होगा। इन्होंने क्या किया, ऐसे एबी टैग को डेवलप किया कि अब जो भी उसका रियल टाइम टेम्परेचर होगा उस टाइम को वो नोट करता हुआ चलेगा। तो उसकी हिस्ट्री को देख करके आप ये समझ पाएंगे कि इस प्रोडक्ट का टेम्परेचर कभी भी रेंज के बाहर तो नहीं गया। अगर टेम्परेचर रेंज के बाहर गया है तो उस प्रोडक्ट का उपयोग करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 4 ऑप्शन है। पहला है आईआईएससी बेंगलोर, दूसरा है आईआईटी मद्रास, तीसरा है आईआईटी दिल्ली और चौथा है आईआईटी रोपड़। और अगर इसके सही आंसर की बात की जाए तो आप में से बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया है ऑप्शन नंबर ए यानी आईआईएससी बेंगलोर। तो जितने लोगों ने आईआईएससी बेंगलोर बताया है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि उन सभी का आंसर पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि आईआईएससी बेंगलोर ने नहीं बल्कि आईआईटी रोपड़ ने इस प्रकार के एंटी बैग को या एबी टैग को डेवलप किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, आईआईटी रोपड़। क्लियर? तो हो जाती है ऐसी धमाकेदार चीजें, आप लोग जोश उसमें कई बार गड़बड़ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि विच स्टेट और यूनियन टेरिटरीज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद गो एयरलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेरिशेबल हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अक्रॉस द इंडिया? ध्यान से देखिए भाई, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पूरे भारत में खराब हो जाने वाली बागवानी या कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए गो एयरलाइंस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बेसिकली कृषि के क्षेत्र में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो समय के साथ साथ खराब हो जाती हैं, तो उन सारी चीजों पर ध्यान रखते हुए ऐसा कौन सा राज्य है जिसने ये समझौता किया है कि भाई अगर ऐसा कोई भी प्रोडक्ट होगा तो गो एयरलाइंस के थ्रू उसको भेजा जाए ताकि खराब होने से पहले उसको बचाया जा सके? तो बताइए, 4 ऑप्शन है। नई दिल्ली, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है जम्मू कश्मीर और चौथा है पंजाब। अब ध्यान से देखिए और सोच करके बताइएगा कि वो कौन सा राज्य होगा जिसने गो एयरलाइंस के साथ किया है समझौता ताकि प्रोडक्ट को खराब होने से बचाया जा सके और समय से उसकी डिलीवरी की जाए। तो 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और पंजाब। मैं आप सभी से चाहूंगा कि इसका आंसर जरूर दें। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बता पाते हैं। मोनू ने आंसर दिया है। मोनू ने 2 आंसर दे दिए हैं। उन्होंने कहा कोई ना कोई तो एक सही होगा, तो पहले ही से 2 आंसर दे देते हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी का मतलब है जम्मू कश्मीर। तो याद रखिएगा, इस प्रकार के उत्पादों के परिवहन के लिए गो एयरलाइंस के साथ जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने समझौता किया है, उसको किस नाम से जानेंगे? उसको जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप लोग एक बार आंसर जरूर दें, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई परमानेंट स्थायी सरकार नहीं है, तो मुझे भी यही लग रहा था कि लोग जम्मू कश्मीर का आंसर आसानी से नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु रिसीव्ड द WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड फॉर 2021 फ्रॉम WHO ऑन द वर्ल्ड नो टोबैको डे? इस क्वेश्चन का आंसर तो भाई आप लोग जल्दी से बता सकते हैं। ध्यान से देखिए, हमने आज ही पढ़ा था कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन पुरस्कार दिया गया है WHO डायरेक्टर स्पेशल अवार्ड का, वो किसे दिया गया? चार ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी जी को, अश्विनी कुमार चौबे, कुलदीप नारायण और हर्षवर्धन। इनमें से किसको दिया गया है ये पुरस्कार? और आप लोगों का लगातार आंसर आ रहा है, और आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी का मतलब है डॉक्टर हर्षवर्धन को ये पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 इंडियन गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड ई गोपाला ऐप विथ एक प्लेटफॉर्म के साथ टू लॉन्च द गोपाल रत्न अवार्ड नेशनल अवार्ड फॉर डॉट 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 सेक्टर। तो आपको बताना है कि किस पोर्टल के साथ डेवलप किया गया और कौन से सेक्टर पर ये काम करने वाला है। तो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन आ चुका है, देखें कितने लोग ये आंसर बता पाते हैं। बताइए जल्दी से ये आंसर। तो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि ये जो ई गोपाला ऐप है, इसे किस पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया गया और ये किस सेक्टर पर काम करने वाला है? तो इसका आंसर ये तो क्लियर था, उमंग ऐप के साथ था। अब उमंग ऐप के साथ था, और याद है गोपाला ऐप की बात की गई थी, वो किससे संबंधित था? वो डेयरी से संबंधित था। किससे संबंधित था? डेयरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर आ जाएगा उमंग। तो यहाँ पे हो जाएगा डेयरी सेक्टर के लिए। तो डेयरी सेक्टर पर काम करने के लिए उमंग प्लेटफॉर्म के साथ ई गोपाला ऐप को डेवलप किया गया, ताकि पशुधन से जो भी लाभ कमाया जा सकता है, धन का सृजन या कुल मिलाकर के मुद्रा जो कमाई जा सकती है, तो उस मुद्रा को कमाया जा सके। तो यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई? बताएं एक बार। अगर यहाँ तक की चीजें सभी को समझ में आ गई हैं, क्लियर हो गई है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और आपको बताना है कि विच कंट्री होस्टेड ब्रिक्स फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मीटिंग वर्चुअली इन जून 2021? जून 2021 में ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग को कौन होस्ट करेगा? बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चार ऑप्शन है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, रशिया और चाइना। ध्यान से देखिए और आंसर को बताने का प्रयास कीजिए कि कौन करने वाला है। तो आप में से कई सारे लोगों ने इंडिया की तरफ इशारा किया है, कई सारे लोगों ने चाइना की तरफ इशारा किया है। हम चाहते हैं कि ध्यान से सोचें और जल्दी से इसका आंसर बताएं। बाकी लोग भी जल्दी से आंसर बता दें, ताकि इसको हम बता सकें। बताइए जल्दी से कि कौन करने वाला है।
जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है कि इसकी मेजबानी करेगा भारत, ठीक है? तो इसकी मेजबानी भारत करने वाला है और अब इसके साथ-साथ आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 15 तक, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने होंगे। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों के लिए ये एक होमवर्क है और इस होमवर्क को आप लोग करके लाएँगे अपने मंडे को वीकेंड के सेशन में। तो वीकेंड के सेशन में बाकी सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करके और आप लोग प्रस्तुत करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अभी हम जानबूझ करके यहाँ पर इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि एक तो समय भी हो चुका है और दूसरी बात आप लोगों के लिए होमवर्क का काम भी थोड़ा-सा दिया गया है। तो अब इसके साथ-साथ अगले क्वेश्चंस के आंसर हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। उसका आंसर है इंडिया मेगा। क्लियर हो गया? चलिए और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा आप लोगों के टेलीग्राम के चैनल पर, तो वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं।